तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ऑल चैप्टर से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसी का वीडियो नंबर 8 लेके आए हैं। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं वह वाला वीडियो जो 7 वीडियो बना के रखे हैं। अगर आप इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो वह भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इतना आप कंप्लीट करते जा रहे हैं तो 100% है कि इससे बाहर तो एग्ज़ाम में पूछे नहीं जा सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पूरा इन टोटल कंप्लीट बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अगर आप इसका PDF भी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 90 नंबर में बोला जा रहा है क्या कि भारत में नियोजन, ठीक है, नियोजन से आप क्या समझते हैं, नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो नियोजन, इसका आंसर लिखना क्या, नियोजन एक अनिवार्यता, एक प्रयास, ठीक है, प्रयास है ताकि समस्याओं का विवेकशील समाधान किया जा सके। आर्थिक नियोजन का अर्थ है कि समुदाय के उपलब्धता संसाधनों का प्रभावी तरीके के एक उपयोग करना है, ठीक है, और तेज़ी से आर्थिक विकास करना तथा रोजगार का विस्तार करना, आय व धन का असमानता को कम करना, आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण, ठीक है, चलिए इसको ऊपर कर लेता हूँ पहले मैं, हाँ, संकेंद्रण को रोकना तथा एक स्वतंत्र व समान समाज के मूल्यों व और रुझान की रचना ही हमारी योजनाओं का लक्ष्य रहे हैं। तो ये था नियोजन क्या अर्थ होता है, इसका माने। चलिए 91 में देखते हैं। 91 में बोला जा रहा है क्या, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं दक्षिणी अफ्रीकन के नेशनल कांग्रेस पार्टी के समानताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें मुख्यतः दो है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं दक्षिणी अफ्रीका से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी की समानताएं हैं। अब देखते हैं कौन कौन। 1 नंबर में हो जाएगा अखिल राष्ट्रीय स्तर का चरित्र, ठीक है, चरित्र राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन, मतलब एक हो जाएगा अखिल भारतीय स्तर का चरित्र और दूसरा में हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन। चलिए और 92 में देखते हैं 92 नंबर में। इसमें बोला जा रहा है क्या, निषेधाधिकार से आप क्या अभिप्राय हैं। तो इसमें देखते हैं सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितना, 15 सदस्य होते हैं और इनमें 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, मतलब अस्थायी और अस्थायी, मतलब नहीं अस्थायी होते हैं। और प्रक्रिया से संबंधित विषयों पर कोई निर्णय तभी लिया जा सकता है जब 15 से 9 सदस्यों के सकारात्मक मत होंगे, और परंतु अन्य महत्वपूर्ण मामलों में जिनमें आर्थिक या सैनिक कार्यवाही शामिल किसी भी निर्णय के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का मत भी अनिवार्य है। इस प्रकार किसी भी अस्थायी सदस्य का और नकारात्मक मत होने की स्थिति में सुरक्षा परिषद की कोई सक्षम कार्यवाही नहीं कर सकेगी। इसी को और निषेधाधिकार कहा जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। और 93 में पूछ रहा है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अंग बताइए, ठीक है, प्रधान अंग बताइए। संयुक्त राष्ट्र के प्रधान अंग है, देखते हैं कौन कौन से हैं। 1 नंबर में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा, दूसरा में हो जाएगा सुरक्षा परिषद, तीसरा में हो जाएगा आर्थिक व सामाजिक परिषद, और 4 नंबर में हो जाएगा न्यास परिषद, या फिर 5 नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6 नंबर में हो जाएगा सचिवालय, और 4 नंबर 94 में देखा जाएगा। 94 में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के शांति, ठीक है, शांति स्थापना के प्रयासों में भारत का योगदान का वर्णन कीजिए। भारतीय सेना की शांति स्थापित करने एवं युद्ध विराम को सुनिश्चित बनाने के लिए कोरिया भेजा गया। कहाँ भेजा गया, कोरिया भेजा गया। भारतीय सेना के प्राय संयुक्त राष्ट्रीय सभी प्रमुख कार्यवाहियों में भाग लिया। न केवल प्रारंभिक वर्षों में ही भारत ने कोरिया मिस्र और क्या बोले कांगो जैसी शांति निर्माण कार्यवाही में भाग लिया। अपितु और पिछले वर्षों में भी भारत के सोमालिया और अंगोला और
रनवाड़ा, ठीक है, रनवाड़ा में इसी प्रकार की कार्यवाही में भाग लिया। भारत के लिए जनरल और सतीश और नाम्बियार ने बालमन युद्ध में संयुक्त राष्ट्रीय सेना की मकाम संभाली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण से सेना की संयोजन नहर संकट और क्या बोला जा रहा है, कांगो अंगोला और नामीबिया, गाजा और कंबोडिया और युगोस्लाविया और लेबनान में अपनी टुकड़ियां भेजा गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुनः स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टुकड़िया हो जाएगा, टुकड़िया हो जाएगा। चलिए, और 95 नंबर में पूछा जा रहा है, रंग भेद क्या है? रंग भेद क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा रंग भेद के विरोधी किए गए दो उपायों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं पहला उल्लेख, रंग भेद नेशनल आधारित भेदभाव का एक निकृष्टतम रूप है। यह मानवता और लोकतंत्र विरोधी है। संयुक्त राष्ट्र 1954 में दक्षिण अफ्रीका की रंग भेदभाव समर्थक सरकार के विरोध राजनीतिक प्रतिबंध लगाए गए थे। और 2 नंबर में हो जाएगा, 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने और रोडेशिया के विरोध आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। 96 नंबर में पूछा जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संघ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? तो इसके बारे में लिखना आपको कुछ ऐसे, विश्व स्वास्थ्य संघ के संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य सभी देशों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है और इसका मुख्य कार्यवाही जिनेवा और स्विट्जरलैंड में है। और विश्व का स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित है। तो देखते हैं निम्नलिखित क्या है। इसमें हो जाएगा, इनमें उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नई और औषधियों की खोज की गई है। 2 नंबर में हो जाएगा, इसने नशीली वस्तुओं की प्रयोग की रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए हैं। और देखते हैं तीसरा में बोला जा रहा है, इसके मतलब इसने विश्व में हैजे मतलब पहले हैजे होते हैं, मतलब हैजा, जिसे अपने भाषा में हैजा बोलते थे उसको, तो हैजा को ख़त्म किया गया है। और यह और तपेदिक को ख़त्म करने के लिए प्रयत्नशील है। और 5 नंबर में हो जाएगा, इसने संसार को देशों के BCG और पोलिसियन के टीकों भिजवाई। जो हैजा होने के बाद जो टीका लगवाते थे ना, ठीक है, अभी मम्मी पापा को अगर आप देखेंगे तो हाथ में होगा निशानी। चलिए, 97 में बोला जा रहा है कि 97 नंबर में इसमें बोला जा रहा है क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो देखते हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र के लिए एक विशेषता संस्था है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य कि सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना और श्रमिकों को दिशा में सुधार करना। इस संस्था को प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। जैसे 1 नंबर हो जाएगा, विभिन्न राष्ट्रों का मजदूरों के वेतन तथा काम कराने का समय आदि निश्चित करना। और दूसरा में हो जाएगा, मजदूरों की प्रचलित बेकारी को रोकना। 3 नंबर में हो जाएगा क्या, 3 नंबर बच्चों तथा स्त्रियों को शोषण से बचाना। और 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर में होगा मिल मामलों, ठीक है, मिल मामलों तथा मजदूरों के बीच हुए झगड़ों को सुलझाना। 5 नंबर में हो जाएगा, मजदूरों के जीवन स्तर को उन्नत करना तथा मजदूरों की भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना। चलिए, 98 नंबर में बोला जा रहा है, यानी 98 में बोला जा रहा है क्या, युद्ध का क्या अर्थ है, यह क्या होता है। युद्ध समझते हैं ना, लड़ाई झगड़ा जो बोलते हैं।
तो देखते हैं इसके क्या क्या नहीं है। देखिए, युद्ध का अर्थ होता है क्या, विनाश युद्ध देता है, सभी को देवंत और मृत्यु और आपात जन धन हानि पीछे छोड़ देता है। और विकलांग मतलब जो विकलांग भी हो जाते थे, अनाथ बच्चे, भय और भयंकर बीमारियां कई बार तो शहरों में गांव और लोगों के और नामो निशान मिट जाता है। और युद्ध के ठीक है, वस्तुओं किसी को भी सुरक्षा नहीं देता, मतलब लड़ाई। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। देखिए, राजकुमारी अमृत कौर पर एक अति संक्षिप्त टिप्पणी दे। देखिए, वह एक गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। मतलब सेनानी, मतलब सेनानी जो सेना होता है ना, सेना, उसी को जो औरत रहते हैं सेनानी बोलते हैं ना, थी। उनका संबंध कपूरथला पंजाब के राज परिवार से था। और विरासत में उन्हें अपनी माता से ईसाई धर्म प्राप्त हुआ। उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह स्वतंत्र भारत के पहले और मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने। 1964 में उनका निधन हुआ, यानी मृत्यु, मर गया। ठीक है, मर गई। चलिए, और 99 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, राजकुमारी अमृत कौर पर एक अति छोटा संक्षिप्त टिप्पणी दे। तो यही था ना क्वेश्चन, देखना पड़ता है। हाँ, एक क्वेश्चन डबल बार इसमें हो गया है। चलो, 100 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, आचार्य नरेंद्र देव कौन था। आचार्य नरेंद्र देव कौन था और संक्षिप्त परिचय देना है। तो देखिए, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म 1889 में हुआ था। वह देश के स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने और सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। स्वराज के लिए संघर्ष के आंदोलन के दौरान वह अनेक बार जेल गए। वह वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने देश में किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। वह बौद्ध धर्म के ज्ञात और विद्वान थे। देश की आज़ादी मिलने के बाद पहले तो उन्होंने और सोशलिस्ट पार्टी और कालांतर में प्रजा और सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व प्रदान किया। 1956 में उन्होंने अपना और दिवंत शरीर छोड़ दिया, मतलब मर गया वो भी। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, बाबा साहेब अम्बेडकर पर अति टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर 1891 और 1956 में उसका जन्म 1891 में जन्म हुआ था और 1856 में उसको मर गया था। 1891 में एक मेहर, क्या नाम था उसका, 1891 में एक मेहर खानदान में हुआ, मतलब छोटा जात था। उन्होंने इंग्लैंड में, अमेरिका में और वकालत की और शिक्षा ग्रहण की। 1923 ईस्वी में उन्होंने वकालत प्रारंभ की और 1926 में और 1934 ईस्वी तक वे मुंबई और विधान परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। 1942 में यह वायसराय के और कार्यवाहिनी परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए। उन्होंने भारत की संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, अध्यक्ष बना गया। उन्होंने आज़ाद भारत का न्याय मंत्री भी बना गया। उन्होंने हिंदू कोड बिल पास करवाने एवं संविधान में हरिजनों को आरक्षण दिलवाया। कब, 1956 में उनका निधन हुआ, मर गया वो। वही नहीं तो छोटे जात को उसी को आरक्षण दिलाया ना, जैसे कि 10 साल मुखिया बनेगा तो बड़ा जात तो 10 साल छोटा जात भी बनेगा। चलिए, और 102 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या कि राजगोपालाचारी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका परिचय देना है। तो देखिए, श्री राजगोपालाचारी का जन्म 1878 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साहित्यकार थे और राष्ट्रपति महात्मा गांधी के वह एक प्रिय करीबी कार्यकर्ता थे।
वह देश के लिए निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्य रहे। 1948 से 1950 ईस्वी तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनने और भौमिक सौभाग्य मिला। देश में स्वतंत्रता के बाद देश की आंतरिक सरकार में वह मद्रास के मुख्यमंत्री बने। वह भारत रत्न के सम्मानित पहले भारतीय थे। उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी गठन किया और 1972 में उनका स्वर्गवास हो गया, यानी 1972 में वो मर गया। ठीक है, मर चुका। और 103 नंबर में पूछा रहा है वैश्वीकरण की परिभाषा दे। वैश्वीकरण की परिभाषा देना है आपको। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रम है जिसमें हम अपने निर्णय को दुनिया के एक क्षेत्र में प्रक्रियान्वित करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए 4 में बोला जा रहा है क्या, नव उपनिवेशिकवाद क्या है। नव उपनिवेशिकवाद परंपरागत उपनिवेशिकवाद का एक नया रूप है। इनके अंतर्गत एक समृद्ध तथा शक्तिशाली देश है किसी कमज़ोर देश पर सीधे आर्थिक शोषण करने के बजाय उसका प्रत्यक्ष रूप से शोषण करता है। कल और आज वैश्वीकरण में क्या अंतर है। कल और आज वैश्वीकरण में बहुत अंतर है। आज न केवल वस्तुओं की एक देश से दूसरे देश ले जा रहे हैं और अपितु बड़ी संख्या में लोग भी जा रहे हैं। मतलब लोग भी जा रहे हैं, सामान तो सामान, लोग भी जा रहे हैं। पहले केवल तैयारी की गई वस्तुओं की जाती थी, अब हमें उनमें कच्चा माल भी, प्रौद्योगिकी की और लोग भी सम्मिलित है। मतलब कच्चा माल भी आजकल लेके जा सकते हैं एक देश से दूसरे देश। उदारीकरण क्या है। देखिए, उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था से प्रतिबंधों को समाप्त करके उसे और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान करना है। उदाहरण ने आर्थिक नीति और फलस्वरूप निजी क्षेत्रों में और अधिक सुविधाओं प्रदान की गई है। और इस प्रकार उदारीकरण हिंदी भाषा के शब्द उधार से बना है, जिससे अभिप्राय भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद तथा नियोजित अर्थव्यवस्था के स्थान पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रदान करना जिसमें निजी क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सके। उसे अर्थव्यवस्था के प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी निजी मतलब क्या होता है अपना पर्सनल निजी क्षेत्रों में अंतर्गत लाया जा सके और निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के निजीकरण के अवसर पर उपलब्ध कराए जाए। तो ये था। चलिए 7 नंबर में देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, सुशासन। ठीक है, सुशासन से आप क्या समझते हैं। सुशासन का एक सुंदर, स्वच्छ, पारदर्शी तथा जन हितकारी रूप से ही सुशासन है। समाज, राजनीतिक, अर्थ तथा सांस्कृतिक जीवन में व्याप्त विषमताओं की समाप्ति, जटिलताओं का सरलीकरण तथा व्यक्तिगत स्तर पर और सुखद अनुभूति प्रदान करना ही सुशासन है। और सैद्धांतिक रूप क्या बोला जा रहा है। सैद्धांतिक रूप में सुशासन एक अवधारणा है जो शासन को व्यवहारिक, विस्तृत तथा प्रभावकारी बनाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक जन कल्याण को प्रभावित रूप से संपन्न करने वाली शासन को ही सुशासन नाम दिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम सुशासन की स्थापना जैसे अवधारणा को बहु आयामी माना जाता है। इसके द्वारा न केवल कानूनी के शासन को लागू किया जाता है, बल्कि बिना किसी के दबाव
सबको समान कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र इसका संबंध आधुनिकीकरण से भी है। चलिए, और 8 नंबर में बोला जा रहा है क्या, राजनीतिक न्याय किससे आप क्या समझते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सत्ता एवं जनता के आपसी संबंधों से लिया जाता है। फ्रांसीसी राज्य क्रांति, अमेरिका स्वतंत्र घोषणा एवं मानव अधिकारों की घोषणा में भी इस पर बल दिया गया है। मानव अधिकारों में घोषणा के स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की शासन व्यवस्था में हाथ बटाने के अधिकार है। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के बिना किसी भी भेदभाव के राजनीतिक अधिकारों प्राप्त करना ही राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय तभी संभव है जब शासन की शक्ति और साथियों के इच्छा या स्वीकृति पर आधारित हो, और इसके लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र की व्यवस्था मताधिकारी पर आधारित स्वास्थ्य प्रशासन। चलिए, 9वां नंबर में बोला जा रहा है क्या, पीली क्रांति क्या है। पीली क्रांति क्या है, तो तेलहन की फल मतलब तेल जिससे निकलता है, तेलहन की फल अब अभूतपूर्व उत्पादन लक्षण रखने हेतु पीली क्रांति नाम दिया गया है। भारत तेल उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, मतलब अपने से ही निर्भर है। ठीक है, यह तिलहन पौधा अच्छी उपज के लिए विशेष रूप से किसानों को अच्छी बीज के साथ साथ उपयुक्त होने वाली और कीटनाशक दवाइयाँ भी मुख्य इसका जरूरी है रूप है। उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है कि यहाँ तिलहन की पौधा के मुख्यतः सरसों और तीस, राई और कुसुम, सूर्यमुखी आदि अनेक जिसमें तेल की निकाली जाती है। तो ये था, इसमें कितना नंबर का था, 9 नंबर का। चलिए 10 नंबर का एक बार पढ़ लेते हैं। 10 नंबर का पढ़ के इसको वीडियो को ऑफ करेंगे। शीत युद्ध क्या है। ठीक है, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के हथियार विहन युद्ध के हैं जब दो देश की आपस में वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर लेते हैं तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। भारत में सदैव शीत युद्ध की निंदा की है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व सहयोग का समर्थक किया है। धीरे धीरे से इस नीति के निहितार्थ स्पष्ट हुए जिसमें भारत को विश्व की अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाने का अवसर मिला है। शीत युद्ध के दौर पर मुख्य रूप से आज भारत और पाकिस्तान गुजर गए रहे हैं और इस युद्ध में सीमा पर जवानों को गोली चलाने नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें दो देशों के बीच आपसी और खींचातानी संचार के माध्यम से होता है, मतलब जैसे टेलीफोन यहाँ से फ़ोन किया हो गया। तो आज का वीडियो इतना ही तक रखने देते हैं, 20 तक रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।